नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है वो है रचना। ईश्वर ने बड़ा ही खूबसूरत रचना किया है और वो है संसार। ईश्वर ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनाई है जो इस संसार में समाहित है, और उसने न जाने कितने ही ऐसे प्राणियों की रचना की है उसकी उपयोगिता के अनुसार, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सोच, समझ, बुद्धि, अनुभव, भावनात्मक और कल्पनात्मक ये सभी गुणों से परिपूर्ण है। यानी मनुष्य के अंदर हर चीज, हर गुण संभव है, और उन्हीं मनुष्यों में से कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके अंदर जो कल्पनाएं हैं वो रचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसे ही रचनाओं को जन्म देने वाले कुछ ऐसे ही कवि हैं जो इस संसार में जिन्होंने बहुत कुछ रचनाओं को निर्माण किया है, और आप हैं आचार्य विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं। उन्होंने विभिन्न विधाओं को लिखा है। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में हुआ था। उनकी जो पढ़ाई है वो रायपुर और बनारस में पूरी हुई। आज उन्हीं के रचनाओं पर हम बात करेंगे, और उनकी रचनाएं कहाँ तक कितना ये रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने मेहमानों को बुलाया है जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारी पहले मेहमान हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, जो कि लॉरेटो कॉलेज में प्राध्यापक हैं, और साथ में है ममता त्रिवेदी जी जो कि योगेश चंद्र कॉलेज में हिंदी विभाग में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और आज हम बात करेंगे हमारे कवि विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। तो उनके बचपन की रचनाओं के बारे में, यानी बचपन कैसे बीता उसके बारे में प्रियंका जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, आपकी बात से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि बड़े एक पुराने आलोचक थे पद्म सिंह शर्मा कमलेश। उन्होंने कहा कि मनुष्यों में जो सबसे संवेदनशील होता है वो कवि होता है, और विनोद कुमार शुक्ल जो हैं उनसे अधिक संवेदनशील कवि शायद आज जो जीवित हैं रचनाकार, उनमें से कोई उनकी टक्कर का कम ही मिले। अब यह संवेदनशीलता जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के कुछ तो स्वभावगत कारणों से होता है, बहुत कुछ उनकी परवरिश पर भी निर्भर करता है। तो उनके बचपन के परिवेश पर अगर हम देखें, वो स्वयं बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु जो है वो काफ़ी छोटे थे तभी हो गई थी। पालन पोषण उनके चाचा ने किया, एक तरह से संयुक्त परिवार में रहते थे। माता जो है उनकी वो माता कलकत्ते में पैदा हुई और पली बड़ी थी और शिक्षित थी। वो माता जिनको रविंद्रनाथ टैगोर बड़े पसंद थे, इसके अलावा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम, इन सब के उपन्यास वो पढ़ा करती थी, और उन्होंने अपने बच्चों में खास करके विनोद कुमार शुक्ल में ये संस्कार दिए पढ़ने के, लिखने के, सोचने के। विनोद कुमार शुक्ल एक और बात कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि जब मैं काफ़ी पढ़ने लगा माँ के कहने से, माँ के प्रभाव से, तो लिखने की इच्छा भी पैदा हुई। और लिखते समय बचपन में ऐसा होता है, कई ऐसे रचनाकार हैं हेलेन केलर वगैरह की जिन्होंने लिखना शुरू किया तो उनको पता नहीं था और वो किसी और की रचना की कॉपी कर रहे थे, जिससे उन पर आरोप भी लगे। विनोद कुमार शुक्ल लिखते थे, उनके भाई ने कहा कि तुम तो दूसरे लेखकों की तरह लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी समय ठाना कि अब जो है मैं बिल्कुल अपनी तरह लिखूंगा, और जैसा मैं दुनिया को देखता महसूस करता हूँ उस तरह से। तो एक अलग लिखना, संवेदनशील होना, बहुत अधिक पढ़ना, मननशील होना, ये उनके बचपन के संस्कारों का प्रभाव है। तो ये इस तरह उनका बचपन था। साहित्य में उनकी रुचि कैसे हुई, ममता जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी शुक्रिया। साहित्य का माहौल तो पहले जैसे प्रियंका जी ने बताया कि बचपन में ही उन्हें माता जी से मिला। इसके बाद जब वो लिखना शुरू करते हैं तो जैसा कि उनके भाई ने कहा कि आप कॉपी कर रहे हो, तो
उन्हें लगा कि मैं अपने तरीके से लिखूं, और उसी राजनाथ गांव में जहां उनका जन्म हुआ, मुक्तिबोध भी वहीं पर थे जी। और वो अपनी रचनाएं लेकर के मुक्तिबोध जी के पास जाया करते थे। और मुक्तिबोध जी को रचनाओं में थोड़ी अनगढ़ चीज़ें लगी, लेकिन उन्होंने हीरा पहचाना जी। और उन्होंने क्या किया कि वहीं पर बगल में परसाई जी थे, वहाँ पर जाने के लिए कहा विनोद जी को कि आप परसाई जी के पास जाइए और उनके साथ मिलते जुलते रहिए, जिससे कि साहित्यिक समझ आपकी बने। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद परसाई जी के साथ और उनका प्रभाव उन पर पड़ा, मुक्तिबोध की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। इसके बाद अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा इनके संसर्ग में आए और इन सब के मेल जोल से उनकी जो साहित्यिक समझ है, जिसको हम एक फॉर्मेट में डालते हैं, तो उनको लगा कि हाँ, हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसा कि प्रियंका जी ने कहा, उसी बात का विस्तार मैं करूँगी कि उन्होंने जैसा सब लिखते हैं उससे अलग हट करके उन्होंने लिखा की बात, क्योंकि उनकी वही 1969 में जो उनकी सप्तपर्णा आई थी जी, दीवारों के बीच में आई थी, तो ये दीवारों के बीच और सप्तपर्णा ये बड़ा ही मशहूर रहा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है। तो उस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहूँगी कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिस उपन्यास पर उन्हें 2 बार पुरस्कार मिले, एक बार नहीं 2 बार। ज़रूर इस रचना में वो दम तो है, जैसा कि आपने कहा जी, कि जैसे ईश्वर की कृति, रचना जो है वो संसार है और उस संसार को समझाने के लिए दृष्टि एक कवि के पास होती है। तो वो जो रचनाकार है उनके अंदर का, वो जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि लिखना मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये मेरा दायित्व है जी। लिखना एक जिम्मेदारी है, और फिर एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जो समाज के वो तबका जो हाशिए के किनारे खड़ा है, जो बहुत दुखी है, जो गरीब है, उनके भी तो अपने सुख होते होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में क्यों नहीं लिखा जाए? दुख तो सबके साथ होता है, लेकिन यथार्थवाद के नाम पर साहित्य में बहुत भयानक और डरावना यथार्थवाद परोसा गया है जी, जो कि शायद पाठक के मन में एक डर का माहौल तैयार करता है और कहीं ना कहीं हताशा की तरफ ले जाता है जी। लेकिन जब विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं हम पढ़ते हैं, तो वो उस गरीब आदमी के जीवन में जो छोटे छोटे सुख हैं, जिसको वो दीवार में खिड़की रहती थी में रघुवर और सोनसी के माध्यम से बताते हैं। वो कहते हैं कि खुशियाँ तो अपने आसपास होती हैं, बस ढूंढ लेने से ही मिल जाती हैं। जैसा कि आपने बताया ममता जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। प्रियंका जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनके कविताओं में किस तरह की शैली का उन्होंने प्रयोग किया? जी, कविताओं की शैली की बात कहें, एक तो बड़ी आत्मीय शैली है। वो पाठक से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। एक तरह की शैली जिसको हम पैगंबरी शैली कह सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में ये चीज़ें घट रही हैं और ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। उससे अलग भाषण देने की, रेटरिक की शैली से अलग बातें करने की, कई बार जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, उस तरह की भी शैली इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। और वो कविता में एक तरह से बातें करना, सूक्तियों में बहुत कम बोलते हैं, हालांकि उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियों का सूक्तियों की तरह प्रयोग हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जैसे बातचीत की शैली और बड़ी आत्मीय बातचीत जी। तो ये जो शैली है उनकी कविताओं को बहुत अलग बनाती है। कहीं ना कहीं इसका फिर बाद के कवियों पे बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। जैसे एक बड़ी खास बात जो उनकी नोटिस की जाए, वो वर्तमान में बात करते हुए उसको थी की तरह लिखते हैं। ऐसा होता था हमारे यहाँ, हम जीते कम थे, सोचते अधिक थे। इस तरह की शैली की वर्तमान की बात को पास्ट की तरह कहना, कि वो अधिक अनफेमिलियर होके, नई लग के उस पे हम सोचें कि ऐसा क्यों होता है। इस तरह की चीज़ें आज नए कवियों में बड़ी आ रही हैं। उनके यहाँ भी है कि बड़े आत्मीयता के साथ हम पाठक से बातें करें, या जैसे अपने अंतर्मन में बातें करते, उस तरह की शैली। नागार्जुन की तरह लिखने वाले, निराला की तरह लिखने वाले, मुक्तिबोध की तरह लिखने वाले भी आज कम मिलेंगे, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल की तरह लिखने की कोशिश करने वाले कवि बड़े मिलते हैं। हालांकि उनको किसी भी बड़े आर्ट को कॉपी बहुत सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो दिखता है जी। आपने बताया इस बात को, जैसे वो वर्तमान में लिखते हुए भी भूतकाल के बारे में हरदम जिक्र किया करते थे कि ऐसा होता था, वैसा होता।
ममता जी, मैंने आपसे एक बात कही थी तो आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया उसका। बचपन के बारे में आपने बताया, उससे रिलेट करते हुए एक साहित्य के प्रति उनका जो लगाव था, उसमें कई बार ऐसा हुआ जैसे दूसरे जो लेखक हैं उनकी प्रतिद्वंदिता भी होती रहती थी। ऐसा क्या हुआ था, क्या ऐसा? नहीं, शुक्ल जी के साथ इसलिए नहीं हुआ जी कि अन्य लेखकों की तरह वो तमाम गोष्ठियों में जाना, अपनी रचनाओं के लिए बार बार मैंने किसी मंच पर बोलना, जी वो उनके स्वभाव में नहीं था। जी वो बहुत ही एकांत पसंद करते थे। बल्कि उनकी रचनाओं में भी जब उनको पढ़ना होता है तो इस तरह से उनकी रचनाएं हैं, चाहे उपन्यास हों चाहे कविताएं हों, उसको समझने के लिए जब तक आपके पास एकांत नहीं होगा तो आप उनकी कविताओं को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। ओम प्रकाश निश्चल जी कहते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताओं को अगर पढ़ना हो तो पाठक उनकी कविता और उसके साथ एक अकेला, सिर्फ अकेला एकांत होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी बातें वो कहते हैं, मैं कविता अगर आपको पढ़कर सुनाऊं तो जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। मैं एक सुना रही हूँ और उस पर कुछ बात भी कहूँगी कि एक कविता है, यही कहा सुनाई देगा। इसके आगे एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी कि उनका जो शिल्प है ना, उसमें जब वो कविताएं लिखते हैं तो उसमें शीर्षक नहीं देते वो। अच्छा, कविता की जो पहली पंक्ति है वही उनकी कविताओं के शीर्षक होते हैं। और जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कविताओं पर शीर्षक आ जाता है तो मानो लगता है किसी का गला काट कर फिर उसे अलग से चिपका दिया गया हो। अच्छा। वो कविता के गुम्फन में नहीं आता, और जब वो कविता अपने एक ताल में, एक लय में चलती है और शीर्षक होने से उसकी एक परिधि बन जाती। अच्छा। और जिसको वो बार बार तोड़ते हैं कि वो जो दीवार में खिड़की, वो उनके हर जगह मैं आपको व्याख्यायित कर सकती हूँ कि दीवारों से उनको बड़ी घुटन होती थी। अच्छा। वो फिर किसी भी तरह की दीवार हो, मतलब वो संकुचित हो जाता है। हाँ, पूरी तरह और से वो बार बार उस दीवार में खिड़की खोजते हैं। जी। तो ये जो कविता है कि यही कहा सुनाई देगा कि मेरा चुप रहना, बोलने का ऐसा विरोध कभी नहीं रहा कि मर तो नहीं गया, चुप रहने को भी सुन लेना जीवन की उम्मीद से, छाती से कान लगा कर सुनना कि धड़कन की आवाज़ आती है या नहीं। बहुत खूब। आवाज़ ज़रूर आएगी, बिल्कुल। यदि मेरे हृदय की नहीं तो तुम्हारी हृदय की। तो ये लिखा तो बहुत सहज है लेकिन भाव इसमें इतने गहरे हैं कि अगर पहली बार पढ़ा जाए तो शब्द विन्यास ही इसी तरह से हैं कि उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जी, मैंने पहले ही कहा था कि जो कवि होते हैं वो बड़े ही कल्पनाशील होते हैं। हाँ। अपनी कल्पनाओं को रचनाओं में उतार लेते हैं और रचनाएं उनकी ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरह से एकदम दर्शाती हैं। तो प्रियंका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले साल उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, आप उनके बारे में बताइए कुछ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जी उनको 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। और बताएं कि ये पुरस्कार जो है एक तरह से उनको क्या सम्मानित करेगा। पुरस्कार उनसे सम्मानित होता है, पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि वो बिल्कुल जो पात्र हैं उसके, उनको वो चीज़ मिलती है। और पुरस्कारों के प्रति जैसा विनोद कुमार शुक्ल का खुद का एक बड़ा तटस्थ सा इसका जवाब आया कि इससे एक जिम्मेदारी का बोध बढ़ता है और मैं ये मानता हूँ कि मुझे और लिखना चाहिए था। उन्होंने बहुत कम लिखा, लिख लिख के किताबों की कविताओं के अंबार नहीं लगाए। उनके प्रकाशन भी आप देखेंगे उसमें समय काल का बड़ा अंतर है। और वो जैसे बताते हैं कि मैं और लिख सकता था, मैंने बहुत जिया, बहुत महसूस किया, पर लिखा कम। तो बस इस पुरस्कार से ये हुआ कि जो पात्र है उसको सम्मानित किया और कवि के भीतर एक चीज, वो स्वीकृति का जो बोध है वो आया। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके पहले भी और लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। जैसा आपने बताया इस चीज़ को, तो जैसे संकुचित हो जाते, दीवारों के अंदर संकुचित हो जाते हैं, उनकी शैली में ऐसा क्या दिखता था जैसे कि वो पूरे वातावरण को घेर लेते थे? एक तरह से देखें उनकी कविताओं को पढ़ते समय कि लोकतंत्र में नागरिक बोध की कविताएं तो वे हैं,
इसके साथ ही इस पूरी सृष्टि में जीव होने का, केवल मनुष्य होने का नहीं कि हम मनुष्य हैं, तो सभी जीवों के बीच हम भी एक जीव हैं और उसी बोध के साथ जीना जी। ये उनकी कविताओं का एक सबसे बड़ा स्वर, सबसे प्रमुख स्वर मुझे लगता है। और कई इस तरह की कविताएं जो है बताई जा सकती है। उसमें एक पानी की गठरी वाली कविता की बात करते हैं, प्रेम कविता है जी, लेकिन उसको एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ना जी, चाहूँगी बिल्कुल। कि पानी को पानी की गठरी से बांध दिया, कपड़े को कपड़े की गठरी में। पानी की गठरी है तालाब, कमल गठाने हैं, खिले खुले अधखुले कमल से अपने अपने से बहता पानी, अपने तुपने में फिर तुपने में बहता जल की बड़ी बूंद तालाब। जल को पानी की गठरी से बांध दिया, उससे यहीं मिलने का निश्चय, उससे यहीं मिलने के निश्चय को यहीं मिलने के निश्चय में बांध दिया। एक तरफ लगता है कि बातों को दोहरा रहे हैं, लेकिन उसमें भाव की जो बारीकी है, प्रेम कविता है, वह तो है। इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जो कि बड़ी छोटी सी चीज़ है पर बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि कपड़े को हम कपड़े की गठरी से बांधते हैं, वैसे ही पानी को पानी की गठरी से बांधा। प्रकृति में जो चीज़ें हमें इतनी रोज की लगती है, रोजमर्रा की, कि उसको देखना भूल जाते हैं, उसके भीतर जो अद्वितीयपना है शायद दूसरे जीव ऐसे ही देखते हो, नित्य हर पल को जीते हुए हम इंसान उसको जीना भूल जाते हैं, हमेशा जो नहीं मिला उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं में वो जो व्यापकता आती है कि जहाँ पर वो हैं उस पूरे पल को, उस पूरे क्षण को, उस समय को, उसके संपूर्ण में जीना, ये उनको वह विस्तार देता है जो बड़े बड़े वितान खींचने वालों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुझे लगता है पाठक। आपने बहुत सही कहा। और जैसे कि अपने लोग अभी कविताओं की व्याख्या कर रहे थे, वो उपन्यास भी बहुत बढ़िया लिखते थे। मैं ममता जी आपसे ये जानना चाहूँगा, उनके उपन्यास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत उनके उपन्यास भी, जिस तरह कविताएं हैं जी। पहले वो कवि रूप में ही थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उपन्यास भी लिखे। तो नौकर की कमीज, जिस पर कि मणि कौल ने फिल्म भी बनाई, उसके बाद आपका खिलेंगे तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, उसके बाद दीवार में खिड़की रहती थी। इन 3 उपन्यासों की चर्चा करूंगी क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये तीनों उपन्यास उनकी रचना का विस्तार है, क्रम है। हो सकता है कि प्रकाशन का वर्ष अलग हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले खिलेगा तो देखेंगे, फिर नौकर की कमीज, उसके बाद दीवार में खिड़की रहती थी। इस तरह से वो क्रम बनाते हैं क्योंकि पहले जो 2 उपन्यास हैं उसमें दुख है। अच्छा। लेकिन बाद में लिखने के बाद उन्हें लगा कि केवल दुख क्यों, दुख के साथ सुख भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रचना में जो विषय लिए, जिन विषयों पर बातचीत की, एक तो आम आदमी, उसके दुख, लेकिन वो आम आदमी सिर्फ दुखी नहीं है जी, वो गरीब हो सकता है लेकिन वो दुखी नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी बताया कि गरीब होना और दरिद्र होना दोनों में फर्क है। गरीब धनाभाव से हुआ जा सकता है जी, लेकिन दरिद्र होने के लिए हो सकता है किसी के पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो संस्कार से दरिद्र है, विचार से दरिद्र है। इसलिए अगर कोई गरीब है तो वो दरिद्र नहीं भी होता। और दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास में वो इसी बात को दिखाते हैं कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आ रहे हैं, एक ही कमरा है रहने को और उसी में पति पत्नी भी रह रहे हैं, कभी कभी पिता भी आते हैं, माता भी आती हैं, लेकिन उस कमरे में वो जो छोटी सी दुनिया है वहाँ पर वो एक काल्पनिक खिड़की बनाकर जब जब उनके जीवन में समय मिलता है, मौका मिलता है, उस दीवार से एक जो खिड़की बनाते हैं पति पत्नी, उससे वो बाहर जाते हैं और उस एक प्रकृति की रमणीयता को देखते हैं और उसमें रमण भी करते हैं। मैं यहाँ आपको एक बात खास ये बताना चाहूँगी कि पर्यावरण पर भी उन्होंने लिखा है, प्रकृति पर बहुत लिखा है। और नामवर सिंह जी कहते हैं कि शायद विनोद कुमार शुक्ल जी पहले पर्यावरणवादी उपन्यासकार हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को अलग से उपादान नहीं अलग से नहीं माना। अच्छा। वो ये कहते हैं कि जब हम निकलते हैं घर से बाहर तो आकाश को देखने के लिए हम आकाश को नहीं देखते जी, हमारे साथ आकाश चल रहा होता है, हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, हमारे आसपास नदी झरने होते हैं और हम उसी का एक हिस्सा होते हैं। और जब हम उसका हिस्सा होते हैं
तो इस हिस्से को जब हम जीने लगते हैं तो शायद पूरी सृष्टि को अपने साथ खुद को भी उसी प्रकृति का हिस्सा बना करके जीते हैं, जो कि आप छत्तीसगढ़ के ही एक अभी डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी, वो भी आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, कवि हैं, लेखक है, चिंतक अच्छा। क्योंकि उसी परिवेश की बात है तो मैं करी, वो भी यही कहते हैं पर्यावरण पर काम करते हुए कि पर्यावरण को अगर बचाना है, आदिवासी जंगल सब खत्म हो रहे हैं जी, तो उसको अगर बचाना है तो प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति में जीना सीखना होगा जी। क्योंकि जब आधुनिक सभ्यता आई ना जी, तो इस सभ्यता के विकास के लिए औद्योगिकरण आया, जिसकी वजह से सभ्यता आई जी। और उद्योग के लिए कारखाने चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, और वो कारखाने और फैक्ट्रियों के लिए क्या हुआ कि उन्हें बिजली चाहिए, और बिजली के लिए कोयले चाहिए, कोयले के लिए खनन, और वो जंगलों में और वहाँ मिले, तो वहाँ से आदिवासी जो उस जंगल का हिस्सा थे उनका पलायन होने लगा, उनका पलायन होने लगा और ये जंगल बढ़ते चले गए। कोयले की जैसे हवा है, जैसे रोशनी है, जैसे बारिश, ये खनिज भी ईश्वर की ही देन है, इस पर किसी मनुष्य बहुत सही कहा आपने। इस चीज़ पर आपने उपन्यास का बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया। प्रियंका जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उनको जो अवार्ड्स मिले, जो भी पुरस्कार वगैरह मिले, इनकी रचनाओं में वो कहाँ तक प्रभावित करता है? वो पुरस्कार, चूँकि कवि की जो अपनी अंतः प्रेरणा है वो तो स्वयं अपने होने की वजह से और वैसा महसूस करने की वजह से लिखता है, पर शुरू से ही उनको जिस तरह का उनको कंसिडर किया गया कि एक बड़ा कवि हमारे बीच है, एक बड़ा रचनाकार हमारे बीच है, इस बोध ने अवश्य ही उनको कहीं ना कहीं अनुशासित किया जी। और वो बड़े पहले ही जिस शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया कि जिम्मेदारी बोध के साथ रचनाएं करने लगे। अभी उनको ज्ञानपीठ मिला तो कई आवाज़ें ऐसी उठी कि वो सत्ता के खिलाफ तो बहुत मुखर कवि नहीं है, कहीं इस वजह से तो उनको इतना बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि, या हम खुद उनकी रचनाओं में देखते हैं, उन्होंने कहा भी है कई जगह बात करते हुए कि मेरी रचनाएं तो आम जन की रचनाएं हैं, उसमें आम जो सबसे गरीब तबका, जैसे मैम ने कहा, वो है, शोषित तबका भी है, वो विस्थापित होता आदिवासी भी है। इनकी बात करना अगर सत्ता के प्रतिष्ठान के खिलाफ बात करना नहीं है तो फिर क्या है? तो हमेशा कई बार पुरस्कारों ने उनको जिम्मेदारी बोझ से तो भरा, पर वो जो है कि एकदम प्रतिष्ठानों के पक्ष में हो जाएं या जो बातें कहना जोखिम का काम होता है वो करने से बचें, ये चीज़ उन्होंने कभी भी नहीं किया जी। तो पुरस्कारों ने उनको हमेशा सकारात्मक ढंग से जो लिया है उन्होंने, हाँ, उसको इस तरह से लिया। ये दिक्कत, उनकी शैली तो बहुत अच्छी रही, लेकिन उनके उपन्यासों में किस तरह के जीवन उदाहरण होते थे? मैम ममता जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो प्रकृति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, प्रकृति ही उनके लेकिन उस प्रकृति में सब कुछ है जो एक सहज जीवन है मनुष्य का जी। सभ्यता में हम कहीं ना कहीं अपने आप को हर जगह दीवारों में कैद कर रहे हैं जी। एक फिक्स फॉर्मेट है हमारे पास, हम उसमें बन जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्यता का हनन हो रहा है। आज हम संवेदनशील रहे नहीं। मैं फिर से खनन की तरफ जा रही हूँ कि खनन की वजह से, अगर वो लिखते हैं एक जगह कि एक नदी सूख गई, अगर इस साल सूख गई, पानी नहीं आया, तो अगले साल रेत के नीचे, नदी के नीचे रेत का खरखरापन रह जाएगा। जैसे कि मानवीय संवेदनाएं आज की आधुनिक सभ्यता में बिल्कुल संवेदनाहीन हो गई है। बाजार पहले खुले में होते थे, जहाँ लोग मिलते थे, जुलते थे, अपनी बातें करते थे। कबीरा तो बाजार में खड़े होकर इतनी बड़ी दार्शनिक बात ही कह देते हैं। और वहाँ पर आजकल बाजार दीवारों के भीतर सिमट गए, मॉल हो गए हैं, सब हो गया। वो जो संवाद की, जो हमारा पड़ोस नहीं रहा, पहले तो पड़ोस भी हमारा ही होता था, हिस्सा होता था। हाँ, अब तो ऐसा हो कि गांव शहर का छोटा सा मोहल्ला सा लगने लगा है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि जो दीवार में जो खिड़की है, इस खिड़की का खोलना ज़रूरी है। खिड़की होगी तो क्या होगा, हमारा परिदृश्य जो है, हमारा देखने का नज़रिया वो बड़ा होगा, चाहे दीवार छोटी हो, लेकिन खिड़की होगी तो हम बाहर की दुनिया को बहुत बेहतर देख सकते हैं। जहाँ पर्यावरण से उनका काफ़ी लगाव रहा, लोगों को समझते थे वो, और ये भी आदिवासी से भी वो काफ़ी प्रभावित रहे, खनन वगैरह जितने भी उनसे काफ़ी प्रभावित रहे। आप दोनों ने विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी जानकारियाँ दी। ये सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक भी पहुँचा है,
और आप दोनों का इतना आभार कि इस तरह के संग्रह आप ढूंढ ढूंढ करके लाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आचार्य विनोद कुमार शुक्ल जी ने किस तरह की चीज़ों की रचना की और क्या क्या किया। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत कुछ जान पाए उनके बारे में। अगले इसी तरह की कई एक बातें हम और भी बताएंगे। और फिर से आप दोनों का आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।